हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लेकर चल रहे थे कुछ अपनी तैयारी को परखने को लेकर, ठीक है, जिसमें अपन ने पिछले 3 वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के बारे में अपनी कोशिशें की, अपनी तैयारी को परखा और उससे आपको पता तो चल ही रहा होगा कि हाँ भाई हम कितना पढ़ रहे हैं और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में फाइनलाइज हो जाएगी, कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आपकी तैयारी को देखते हुए हमने ये क्लासेस शुरू की हैं, आपकी टेस्ट सीरीज़ जो शुरू की हैं, जिसमें परमीला मैम और अन्य लेंगे लगातार शुरू चल रही हैं ये। तो आज अपन शुरू करते हैं अगला जो हमारा पार्ट है, पार्ट 4, जिसमें अपन क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, दांतों को गलाने वाले फास्फोरिक अम्ल की मिलावट निम्नलिखित में से किसमें की जाती है? जल्दी से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। कह रहा है कि फास्फोरिक अम्ल की मिलावट निम्नलिखित में से किस में की जाती है। अर्थात पहली तो चीज है कि पहली जो चीज है ये कि ये फास्फोरिक अम्ल क्या करता है, दांतों को गलाने का कार्य करता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब ये गलाने की जो मिलावट निम्न में से किस में की जाती थी, तो आपके ऑप्शन है दालों में चमक हेतु, कोल्ड ड्रिंक्स में, दुग्ध उत्पादों में और सरसों के तेल में। पहले लेसन का जो खाद्य पदार्थों में मिलावट लास्ट टॉपिक है उसमें ये आया हुआ है। देखिए, उत्तर दीजिए फटाफट, मैं बताता हूं। दांतों को गलाने वाले फास्फोरिक अम्ल का जो हमारा मिलावट किया जाता था वो कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता था। मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो जांच एक बार कमेटी बैठी और वो जहाँ कोल्ड ड्रिंक बनती थी वहाँ पर फैक्ट्री में गए और उसका थोड़ा सा सैंपल लेके क्या किया, उसमें एक लोहे का पदार्थ डाला। थोड़े दिनों बाद, 1 महीने बाद देखा कि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर उपस्थित लोहे का पदार्थ बिल्कुल गलकर गायब ही हो गया था, खत्म हो गया था। तो उससे फिर कमेटी ने बैन कर दिया, जो कोको कोला कंपनी थी। तो उस कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल होता है, हानिकारक पदार्थ, जो क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। अगला है, तंबाकू किस कुल का पादप है? किस कुल का पादप है? मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, फेबेसी। तंबाकू पादप के बारे में अपन ने पहले लेसन में पढ़ा है, बताइए फटाफट। फटाफट आपके जवाब का इंतजार। देखिए, तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू लिलिएसी या सोलेनेसी या मालवेसी या फेबेसी कुल का, चारों में से कौन से कुल का पादप है? तंबाकू चारों में से सोलेनेसी कुल का पादप है। ठीक है, तंबाकू के अंदर जो क्या पाया जाता है, एल्केलॉइड पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, निकोटीन। क्या नाम है उसका? निकोटीन नाम है। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? निकोटीन। देखिए, क्या नाम है? निकोटीन नाम है। ठीक है, जो नशीला पदार्थ अपन कह सकते हैं, जिसे कारण तंबाकू खाने से नशा आता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? मांसाहारी जंतुओं में सबसे ज़्यादा विकसित
दांत कौन से हैं? कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक या चवर्णक? बताइए फटाफट। कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक या चर्वणक, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए कौन से दांत मांसाहारी पशुओं में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं? मांसाहारी जंतुओं में सर्वाधिक विकसित कौन से होते हैं? बताइए फटाफट। तो देखिए, मांसाहारी जंतुओं में सर्वाधिक जो विकसित होते हैं वो दांत होते हैं रदनक। कौन से? रदनक। जो कृतनक होते हैं वो चूहों में सर्वाधिक विकसित होते हैं। ठीक है, कृतनक अर्थात काटने का कार्य करते हैं, रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और मांसाहारी जंतुओं के दांत इसीलिए विकसित होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़कर जैसे तैसे उनको चीर फाड़ सके, जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, चूहे काटने का कार्य करते हैं, इसलिए उनमें कृतनक दांत पाए जाते हैं। अग्रचर्वणक और चर्वणक ये चारों ही दांत चबाने का, दोनों ही प्रकार के दांत चबाने का कार्य करते हैं। अगला देखिए, आनुवांशिकता व विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तीसरे लेसन से हमारा ये सवाल है। आनुवांशिकता व विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवांशिकी, जियोलॉजी, वानिकी या इनमें से कोई नहीं? आनुवांशिकी, जियोलॉजी, वानिकी या इनमें से कोई नहीं? फटाफट अपने आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर है चौथे का आनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जेनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स कहते हैं। इस जेनेटिक शब्द की खोज किसने की थी? अल्बर्ट स्पेंसर ने की थी। ठीक है, जियोलॉजी ये भूगर्भिकी अपन इसको कहते हैं हिंदी में। वानिकी जो वनों के और उनकी शाखा है। अगला सवाल है, एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं? चौथे लेसन का ये क्वेश्चन है। एंटीजनी निर्धारक किसे कहा, किस में पाया जाता है? निम्न में से किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक प्रतिजन, एक आईजीजी प्रतिरक्षी, एक आईजीएम प्रतिरक्षी या एक प्लाविका कोशिका है। 4 ऑप्शन में से बताइए फटाफट कौन सा एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किन में पाया जाता है? प्रतिजन, आईजीजी प्रतिरक्षी, आईजीएम प्रतिरक्षी या प्लाविका कोशिका? बताइए फटाफट। तो देखिए, एंटीजनी निर्धारक हमने पढ़ा था प्रतिजन और प्रतिरक्षी का जो चौथा पार्ट है, उसमें एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं? एंटीजनी निर्धारक किस में पाए जाते हैं? प्रतिजन में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिजन में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रतिजन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, बल्कि एक सूक्ष्म भाग से एक दूसरे से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो एक प्रतिजन पर उपस्थित सभी उस प्रतिरक्षी क्रिया स्थलों को हम एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। ये अपने पढ़ा था परिभाषा। अगला सवाल है, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं नहीं पाई जाती। जो प्रतिरक्षा में जो कोशिकाएं प्रयुक्त होती है, अर्थात जो रोगों से लड़ने में जो कोशिकाएं प्रयुक्त होती हैं, उन कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? अर्थात वह कोशिकाएं प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली रोगों से लड़ने वाली, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें हमारे शरीर में उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं निम्न में से किन भागों में नहीं पाई जाती है? अस्थि, मज्जा, यकृत, आमाशय, लसिका, पर्व? बताइए फटाफट। बताइए, अस्थि, मज्जा, यकृत, आमाशय निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? ये बताइए फटाफट। तो देखिए, प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं आमाशय में नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती? आमाशय में नहीं पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पाचन तंत्र में जो अग्नाशय हमने पढ़ा था उसके द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर। 7वां क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, देखिए एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन हमने एक सारणी पढ़ी थी, सारणी में इनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य अपन ने पढ़े थे पाचन तंत्र की एक सारणी में, जिसमें देखिए एमाइलेज निकलता है अग्नाशय से, ट्रिप्सिन भी स्रावित होता है, लाइपेज भी स्रावित होता है, लेकिन रेनिन नहीं स्रावित होता है। किससे? अग्नाशय द्वारा रेनिन स्रावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जो अग्निशामक यंत्र है, जो आग बुझाने वाला यंत्र है, में निम्न का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो सिलेंडर हम देखते हैं, ठीक है, टंकी जैसा सिलेंडर, ठीक है, वो आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सा पदार्थ भरा होता है जो आग बुझाता है। तो कुल मिला के ये सवाल डायरेक्टली अपन ऐसे पूछे कि अग्निशामक आग, निम्न चारों में से आग बुझाने वाला पदार्थ कौन सा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस या सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये तो नॉर्मल सा नमक है, NaCl। ये आगे, इन चारों में से कौन सा अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, कौन सा पदार्थ। तो इसका आंसर है हमारा ब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसे ही नॉर्मल भाषा में हम खाने का सोडा कहा जाता है और इसे कहा जाता है धावन या धोने का धावन सोडा। क्या कहा जाता है? धावन सोडा। ठीक है, 9वां सवाल है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कौन होते हैं, बताइए फटाफट। ऑप्शन है आपके सामने, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अपचायक, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट कौन सा है। तो देखिए, अभिक्रिया को वेग के बढ़ाने वाला जो होता है वो होता है उत्प्रेरक होता है। कौन होता है? उत्प्रेरक होता है। ठीक है, उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक लेंस की समता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए। एक लेंस की समता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी हमें बतानी है। तो देखिए कैसे, ध्यान दें, फोकस दूरी कितनी होगी अगर समता दे रखी है। तो लेंस की समता का जो सूत्र होता है वो, लेंस की समता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिए 1/फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो हमको समता दे रखी है कितनी? हमको समता दे रखी है +2, हमको समता दे रखी है +2। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी f ज्ञात करनी। तो इधर ये भाग गुणा में है, नीचे ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा और फोकस दूरी को अपन उधर ले जाएंगे तो ये भाग से गुणा में चला जाएगा। तो बनेगा हमारा अगला f बराबर 1/+2। ये प्लस लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं, तो बनेगा हमारा f बराबर 1/1/2।
ये आधा है, इसको अगर अपन 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें f बराबर आएगा 0.5। क्या आएगा? 0.5 और 0.5 आएगा। और फोकस दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो ये है हमारा उत्तर। और ये उत्तर कौन से ऑप्शन में है? ये उत्तर हमारे स ऑप्शन में है, 0.5 या आधा। ठीक है, तो ये हमारे हुआ आज का वीडियो जिसमें अपन ने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर एक बार 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने चर्चा की है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगी और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको इनमें से सवाल देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। कि तब तक के लिए अपना और अपने घर का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। कोरोना में बाहर ना घूमें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।